माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अल्ट्रॉन जो है लॉन्च को ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाती है और वो एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देती है शहर की तरफ, जिसको कैरल डनवर्स यानी मिस मार्वल बचाने के लिए निकलती हैं। लेकिन हम देखते हैं जब उसको बचा ही रही होती हैं तो वो मिसाइल मिस मार्वल के साथ रास्ते में ही कहीं फट जाता है और हमें मिस मार्वल का कुछ पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ जब सेंट्री को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और दरअसल उसकी आंखें काली होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उसके अंदर हमें थोड़े से वॉइड के असरात दिख रहे थे जो कि काफ़ी टाइम से सेंट्री के पास वापसी लौट कर नहीं आया है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एरिस गॉड ऑफ वॉर उसके पास एक प्लान होता है कि उसको इतना छोटा कर दिया जाए कि वो अल्ट्रॉन के अंदर जा सके और वहाँ जाके एक वायरस प्लांट कर सके जिसके जरिए अल्ट्रॉन को अंदर से ख़त्म किया जा सके, क्योंकि बाहर से उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने सेंट्री, एरिस और वंडरमैन जैसे पावरफुल सुपर हीरोज़ भी टेक नहीं पा रहे हैं। तो एरिस की ये चाल कामयाब करने में हैंक पिम उसका साथ देते हैं और अल्ट्रॉन को अपनी बातों में लगाते हैं। और तभी जो है आयरन मैन का पुराना आर्मर स्टार टेक 9 का आर्मर जो है अपने मुंह से एक छोटी सी चीज़ लॉन्च करता है और वो दरअसल एरिस गॉड ऑफ वॉर होता है जो कि सीधा अल्ट्रॉन के मुंह में चले जाता है। अब आगे और वहीं पे देखते हैं कि एक छोटी सी चीज़ जो है हैंक पिम एरिस को दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये वो चीज़ है जो कि हमारा दिन बचाएगी, यानी हम सबको बचाएगी अल्ट्रॉन के कहर से। तो एरिस बोलता है कि बस ये इतनी सी चीज़, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ये अल्ट्रॉन को मार देगी? हैंक पिम बोला कि हाँ मुझे पूरी उम्मीद है और इसके छोटे साइज़ के ऊपर मत जाना, ये बहुत कुछ कर सकता है। और वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि लंबी कहानी को छोटा करके ये बताता हूँ कि ये प्रोग्राम इतनी पुरानी लैंग्वेज में लिखा है जिसको अल्ट्रॉन शायद पढ़ ना पाए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और ये जब प्रोग्राम उसके अंदर जाके लॉन्च होगा तो इसके ज़रिए बेसिकली होगा ये कि ये प्रोग्राम अल्ट्रॉन के प्रोग्राम को रिवर्स करना शुरू कर देगा और जो चीज़ें उसने एक्टिवेट करी हैं वो उसको डिसेबल कर देगा और इस तरह टोनी स्टार्क या वापसी आ जाएगा। और एरिस तुम्हें ये काम बहुत फटाफट करना होगा, इससे पहले अल्ट्रॉन जो है एक और न्यूक्लियर मिसाइल शहर की तरफ छोड़ दे। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि अब एरिस मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, अब मैं एंड मैन के सीरम के ज़रिए तुम्हें इतना ज़्यादा छोटा कर दूंगा और शायद इससे पहले तुमने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो और तुम्हें बहुत वियर्ड लगे, लेकिन घबराना मत। और एरिस बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, बस इसको फ़ौरन से कर दो। और इसी तरह हम दूसरी तरफ कॉमिक्स में साथ में ये भी देख रहे हैं कि अल्ट्रॉन मुस्तकिल जो है पासवर्ड ओवरराइड करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसको अभी तक एक्सेस नहीं मिल रहा। और वहीं पे हैंक पिम अपनी बात कंटिन्यू भी करते हैं और साथ में हमें ये भी दिख रहा है कि एरिस किस तरह से उसके मुंह के अंदर जा रहा है। और हैंक पिम बोलते हैं कि ये टोनी स्टार्क का बनाया हुआ एक एआई ड्रोन है जो कि सीधा तुम्हें अल्ट्रॉन के इनर वर्किंग्स में ले जाएगा और वहाँ जाके तुम जो उसकी बायोलॉजी के अंदर ये डीएनए कोड जो है मिक्स कर सकते हो, जिसके ज़रिए अल्ट्रॉन का डीएनए जो उसके अंदर शिफ्ट हो गया है, मिक्स हो गया है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके ज़रिए हमारा काम ज़रूर बन जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि वो अल्ट्रॉन है और उसने एक तरह की पूरी मशीन है, उसके अंदर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि उसने पहले से सोच के रखी हुई हों, कुछ ऐसे डिफेंस वगैरह हों जो कि उसने पहले से सोच के रखे हुए हों और वो तुम्हें हमला करने के लिए आ सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारे पास वहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं होगा और अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तो इसलिए जो भी करना ध्यान से करना और हाँ जल्दी ज़रूर कर लेना। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो बात हैंक पिम ने बोली थी वो बिल्कुल ठीक थी और अल्ट्रॉन ने अपने अंदर इतना खतरनाक छोटे इतने ऑर्गेनिज्म रखे होते हैं जो कि इस तरह के वायरस से लड़ने के लिए बनाए गए थे। और एरिस जो है अपनी फुल स्पीड से निकल रहा होता है वहाँ से उन वायरस से बचता हुआ। और वहीं पे अल्ट्रॉन जो है यानी बाहर वो चिल्ला रही होती है अपना गला पकड़ के और बोलती है कि हैंक तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। तो वहीं पे ब्लैक विडो बोलती है कि एवेंजर्स बस हमारा काम हो गया, अब तुम सब वहाँ से निकल जाओ। और दूसरी तरफ जहाँ पे वो पासवर्ड ओवरराइड करने की कोशिश कर रही थी अब वहाँ पे सिर्फ एरर ही एरर आना शुरू हो जाता है, वायरस डिटेक्टेड और वायरस डिटेक्टेड। मतलब अब अल्ट्रॉन जो है अपना कोई काम आगे बढ़ा नहीं पा रहा था, उसके इंटरफेस के अंदर वायरस घुस गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या वो करे तो क्या करे। तो वहीं पे आवाज़ पूछती है क्या मतलब अब हम दोबारा से वापसी लौट कर आ जाए, अल्ट्रॉन से हम निपटे नहीं तो क्या अल्ट्रॉन इस तरह शहर में आराम से घूमता रहे। तो ब्लैक विडो बोलती है कि प्लान चेंज हो चुका है, अल्ट्रॉन से एंगेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एरिस को हमने काम पर लगा दिया है और अब जो कर सकता है वो वही कर सकता है। और अगर हम इस तरह बाहर से लड़ते रहे तो इसके ज़रिए हम टोनी स्टार्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो प्लीज़ एरिस को काम करने दो और तुम लोग को उससे एंगेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वंडरमैन पूछता है कि वाकई में भी 1% भी चांस है कि टोनी स्टार्क जिंदा हो सकता है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ 1% नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा चांस है कि टोनी स्टार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब थ्योरी की बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। जब अल्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तभी हमें सही तरह पता चल सकेगा कि टोनी स्टार्क का क्या हुआ और उसकी बॉडी कहाँ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एरिस उसके अंदर फुल घुस गया होता है और अपने सारे वेपन इस्तेमाल कर रहा होता है उसके वायरस से लड़ने के लिए। तो वहीं पर हैंक पिम समझा रहे हो तुम सबको कि हमें नहीं पता कि टोनी स्टार्क जब वापसी आए तो किस हालत में है और उसका क्या स्ट्रक्चर हो, उसकी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि तुम लोग को ये बात याद रखनी चाहिए कि टोनी स्टार्क से एक गोश्त का लोथड़ा नहीं रहा है, वो जो है एक लिविंग बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। वो आयरन मैन बनता नहीं बल्कि वो खुद आयरन मैन है, वो खुद ही अपना सूट है। तो हो सकता है कि टोनी स्टार्क शायद अपनी बॉडी को खुद से रिपेयर करने में सक्सेसफुल हो जाए और वो इस वायरस से खुद भी लड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो वहीं पे शील्ड के एजेंट बताते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ आती हुई नज़र आ रही है। तो विडो पूछती है क्या ये कैरल है, तो बोलते कि नहीं ये कैरल तो नहीं है। और हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे सेंट्री वापसी लौट कर आ चुका होता है जो कि अल्ट्रॉन को बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है और वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में जाके घुस जाती है। और वहाँ पे एजेंट बताते हैं कि सेंट्री वापसी लौट कर आ चुका है। तो विडो बोलती है कि नहीं सेंट्री को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था,
हैंक पिम भी चिल्लाते हैं कि सेंट्री को वहाँ से हटाओ, एरिस को अपना काम करने दो, इसके ज़रिए वो अपना काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि सेंट्री इस वक्त फुल पागल हुआ होता है, उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी होती हैं और वो जो है सेंट्री फुल स्पीड से आता है और अल्ट्रॉन के साथ घुसता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को उसको आर पार ले जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि सेंट्री जो है एकदम अपने आपे से बाहर हो चुका होता है और वो अल्ट्रॉन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और वो एकदम चिल्लाता है कि तुमने मेरी वाइफ को मारने की हिम्मत कैसे करी। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री जो है अपने हाथों से अल्ट्रॉन की गर्दन उसके धड़ से अलग कर रहा होता है और अंदर हम देखते हैं कि एरिस जो इन सारे मॉन्स्टर से लड़ते हुए निकल रहा होता है। और वहीं पर हम देखते हैं पीछे वंडरमैन आता है और बोलता है कि हे सेंट्री प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं होगी ठंडे दिमाग से। लेकिन इससे पहले वंडरमैन कुछ और बोल पाए, सेंट्री एक पंच मारता है और वंडरमैन कहीं दूर जाके गिरता है। और इस तरह हम देखते हैं एरिस जो है अल्ट्रॉन के सेंट्रल कोर में पहुंच चुका होता है जहां से वो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंट्री बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता और वो अल्ट्रॉन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे एवेंजर्स परेशान हो जाते हैं, वंडरमैन, वास्प, क्या आखिरकार हम सेंट्री को रोकें तो रोकें कैसे। लेकिन सेंट्री सिर्फ यही चिल्ला रहा होता है कि इसने मेरी वाइफ को मारा है, इसने मेरी वाइफ को मारा है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस मार्वल वापसी लौट कर आती हैं जिनके ऊपर अभी एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटा है और वो यहाँ पे बिल्कुल सही खड़ी हुई हैं और वो बेसिकली आके यहाँ पे सेंट्री को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारती हैं और बोलती हैं कि सेंट्री मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये करना ज़रूरी है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एरिस उसके सेंट्रल कोर में पहुँच चुका होता है और वह वायरस उस पर चिपका देता है और हैंक पिम बोलते हैं कि बस बहुत बढ़िया एरिस, अब वहाँ से निकलने की करो। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही एरिस वो वायरस के अंदर लगाता है उसके सेंट्रल कोर में, बाहर से अल्ट्रॉन की बॉडी एकदम चेंज होना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर सिर्फ वायरस डिटेक्टेड ही लिखा आ रहा होता है और अजीब व गरीब कोड्स आ रहे होते हैं जिसको वो खुद भी समझ नहीं पा रही होती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरिस को चारों तरफ से उसके जो वॉर्ड्स होते हैं अंदर छोटे छोटे, वो उसको घेर लेते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब एरिस यहाँ से वापसी बाहर नहीं आ पाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे कि अल्ट्रॉन की पूरी बॉडी दोबारा से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो मेल्ट हो रही है बहुत बुरी तरीके से और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा तो क्या होगा, मतलब टोनी वापसी आएगा भी या नहीं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जेनेट यानी वास्प जो है वो दोबारा से अल्ट्रॉन के मुंह में घुसती है और हैंक पिम चिल्लाता है कि जेनेट प्लीज़ ऐसा नहीं करो। लेकिन जेनेट वहाँ पे घुस जाती है क्योंकि उसको एरिस गॉड ऑफ वॉर को वहाँ से बचा के निकालना ना कुछ भी करके, क्योंकि एरिस गॉड ऑफ वॉर को यहाँ पे उसके माइक्रोबॉट्स ने बहुत बुरी तरीके से घेर लिया था और एरिस वहाँ से अब हिल भी नहीं पा रहा था, उसके हाथ में कोई उसका वेपन यानी एक्स भी नहीं था। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वास्प पहुँचती है और एरिस का हाथ पकड़ती है और उसको खींचते हुए निकाल के लाती है। और हम देखते हैं यही सब जब चल रहा होता है तो अचानक अल्ट्रॉन की बॉडी में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से हैंक पिम वगैरह सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जेनेट और एरिस का क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं जब वो धमाका हल्का ठंडा होना शुरू होता है तो शील्ड का एजेंट बोलता है कि ज़रा रुको, हमारे पास एक रीडिंग आ रही है। और हम देखते हैं कि वास्प जो है उस धमाके से बाहर निकल रही होती है और एरिस इस वक्त यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि वहीं पे एजेंट बोलता है कि हमारे पास एक और रीडिंग आई है जो कि अभी बहुत स्पीड से जो है अर्थ की तरफ गिर रहा है, हमें उसको पकड़ना होगा। तो वहीं हम देखते हैं कि कैरियर उसको पकड़ती है और वो बोलती है कि ओह माय गॉड हेलिकैरियर, क्या तुम लोग ये देख सकते हो। और हम इस तरह देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क वापसी अपनी बॉडी में रिकवर कर आ चुका होता है और उसकी जब आँख खुलती है तो वो शील्ड के हेलिकैरियर के हॉस्पिटल के अंदर होता है जहाँ पर पूरी माइटी एवेंजर्स की टीम और भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं इसका इंतजार करने के लिए। और आयरन मैन की आँखें खुलती है और वो पूछता है कि गाइस आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। तो वंडरमैन बोलता है कि अल्ट्रॉन। तो टोनी पूछता है अल्ट्रॉन? तो कैरियर बोलती है कि हाँ अल्ट्रॉन, और उसने तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था। और आयरन मैन को ये पता चलता है कि अल्ट्रॉन लड़की है तो वो बहुत ज़्यादा हैरत करने लग जाता है। तो वास बोलती है कि हाँ ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसने मेरी कॉपी करने की कोशिश करी थी, लेकिन हाँ उसके बाल मेरे जैसे नहीं थे बिल्कुल भी। और वहीं पर आयरन मैन के एकदम होश उड़ जाते हैं जब वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ था, क्योंकि आयरन मैन को कुछ भी याद नहीं होता। तो डॉक्टर पिम बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा सब कुछ हुआ था, लेकिन अब तुम ठीक हो जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन हम तभी देखते हैं आयरन मैन अपनी चादर उठा के देखता है कि उसका अंदर का मटेरियल सब सही है या फिर वो भी चेंज हो गया है। वहीं पर एडिटर आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ये आर्मर तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है टोनी, मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नया एंटीवायरस देना चाहूँगा जिसके जरिए तुम इस तरह के खतरों से बच सको, समझे तुम। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि रीड ज़रा रुको, मुझे बताओ तो आखिरकार हुआ क्या है। तो वहीं पर हैंक पिम आते हैं और बोलते हैं कि एक बड़ी स्टोरी को छोटा करके बताता हूँ। अल्ट्रॉन ने जो है एक परफेक्ट AI अचीव कर लिया था और इसके लिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल करा। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि ऑलमोस्ट तो तुम्हारा क्या मतलब है, वो कितना करीब था सक्सेस के। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ये तो तुम पूछो ही ना, क्योंकि वो इस बार बहुत ज़्यादा करीब था हमें हराने में। तो वहीं पे रीड एजेंट बोलते हैं कि टोनी अब तुम ज़्यादा बातचीत नहीं करो और थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम वैसे ही इन सब चीज़ों से गुजर कर आए हो तो प्लीज़ मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी इतनी मदद करी। और वहीं पर आयरन मैन बोलता है वास्प को देख के कि कल तुम्हारा पहला ऑफिशियल दिन है एवेंजर्स का, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तो वास्प बोलती है कि हाँ मुझे पता है। और वहीं पर वास्प जाते हुए बोलती है कि मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, हैंक को करो, क्योंकि हैंक ने ही तुम्हें आगे बचाया है। तो आयरन मैन उसको थैंक यू करता है, लेकिन हैंक बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना अल्ट्रॉन, यार इसका मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, ये कभी जाता ही नहीं है, ये बार लौट के वापसी आता ही रहता है। आयरन मैन बोलता है कि हाँ ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ।
तो वहीं पे मिस मार्वल आती है और बोलती हैं कि वेल, तुम्हारा एरिस गॉड ऑफ वॉर जो कि बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ इस जंग के अंदर, मुझे मानना पड़ेगा। तो आयरन मैन बोलता है कि तुमने सही कहा था कि वो थॉर और वुल्वरीन दोनों ही है। तो वहीं पर कैरी डायनामिक्स बोलती है कि सेंट्री एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है अब हमारे लिए, हमें उसका कुछ करना होगा। अगर उस वक्त मैंने उस न्यूक्लियर एनर्जी की पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो मैं उस सेंट्री को नहीं रोक पाती। तो हमें यहाँ से ये बात पता चली है कि दरअसल वो जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था उससे कैरी डायनामिक्स की पावर्स और बढ़ गई थी, क्योंकि कैरी डायनामिक्स ने उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसी पावर की वजह से उसने सेंट्री को रोक पाई हैं। और कैरी डायनामिक्स बोलती हैं कि चलो इन सब की बातों की तो खैर है, ये तो हम बाद में सोच लेंगे, लेकिन मुझे तुमसे ये कहना पड़ेगा कि बिना किसी प्रैक्टिस के और बिना किसी प्रेप टाइम के ये टीम एक बहुत ज़बरदस्त टीम साबित हुई। तो वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वर्ल्ड को अवेंजर्स की ज़रूरत है। और इस तरह हम देखते हैं आयरन मैन ये बोलते बोलते वहाँ पे बेहोश हो जाता है, मतलब वो सो जाता है, क्योंकि अभी इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं हुई है। तो वहीं पे मिस मार्वल बोलती है कि हाँ, और मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास वेदर कंट्रोलिंग सैटेलाइट्स भी थी, तो अब बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि आयरन मैन वहाँ पे सो जाता है। तो मिस मार्वल ये सोचते हुए चले जाती हैं कि जैसे ही तुम होश में आओगे ना टोनी, मैं दुनिया के सारे रास्तों से उगलवा के रहूँगी। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं वॉच टावर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं सेंट्री वापसी घर आता है। और यहाँ पे हमें एक बहुत शॉकिंग बात ये पता चलती है कि लिंडी जो है वो जिंदा है, जिसको देख के सेंट्री एकदम हैरत में आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके होते। लेकिन लिंडी पूछती कि हे सेंट्री, तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो, मैं तो सिर्फ सो रही थी। तो सेंट्री बोलता कि नहीं, तुम मर चुकी थी, मैंने तुम्हें खुद देखा अपनी आंखों से, तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें टच करा था, तुम जिंदा नहीं थी, तुम्हारा मर्डर किया था अल्ट्रॉन ने। लेकिन हम देखते हैं लिंडी ये सारी बातें हैरत से सुन रही होती है और वो सेंट्री को गले लगा देती है। तो ये बात जो है यहाँ पे मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि हमने साफ साफ देख रहा था कि लिंडी को मार दिया है अल्ट्रॉन ने, लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिंडी जिंदा है। तो इसके बहुत सारे आंसर्स निकल सकते हैं। एक तो ये कि शायद अल्ट्रॉन ने लिंडी को नहीं मारा था, या फिर हाँ, लिंडी मर चुकी थी लेकिन सेंट्री ने अपने पावर्स के जरिए लिंडी को वापसी जिंदा कर दिया है, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता कि सेंट्री के पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं। और हमने देखा था लास्ट फाइट के अंदर सेंट्री को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसकी आंखें ब्लैक हो गई थी, और उसका मतलब ये था कि शायद वॉइड वापसी आ चुका है उसके अंदर। और ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वॉइड की पावर जो है सेंट्री से कहीं गुना ज़्यादा है। वॉइड को हराना समझ लीजिए नामुमकिन सी बात है। तो हो सकता है कि ये उसी की पावर का एक हिस्सा हो, इसके ज़रिए लिंडी वापसी जिंदा हो गई हो। तो ज़रा इस बारे में सोचिएगा और मुझे भी बताइएगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि वास्प और हैंक पिम आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हैंक पिम यहाँ से वापसी जा रहे होते हैं अपनी जगह पे, तो वो थोड़ी बहुत आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं कि बीच में कुछ अनबन चल रही है। तो वास्प बोलती है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया आज। तो हैंक बोलता है ओह वाकई में, मतलब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम एक्स वाइफ वाली एक्टिंग करना ख़त्म नहीं करोगी। तो वास्प बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अल्ट्रॉन को भी तुमने बनाया था, तो एक तरह से ये प्रॉब्लम तुमने ही क्रिएट की थी ना। तो हैंक बोलता है कि लो बस मुझे बोलने की देर थी और तुम शुरू हो गई। और वहीं पर हम देखते हैं कि वास्प जो है टाइगरा के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके कानों में भी वो बात आ गई होगी जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो हैंक पिम बोलते कि अब तुम मेरी एक्स वाइफ हो, अब मैं जिसके साथ भी हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वास्प बोलती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी, इसलिए मैंने तुमसे ये बोला। तो हैंक पिम बोलते कि अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम मुझसे ये बात कर ही क्यों रही थी। और इस तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम अपने रास्ते चले जाते हैं और वास्प अपने रास्ते निकल रही होती है। लेकिन मज़े की बात इस पैनल में ये है कि इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन दिखा ज़रूर दिया। हम देखते हैं कि एक स्क्रीन होती है पीछे वास्प के, और उस पर एकदम खुलती है और अल्ट्रॉन बना हुआ आता है, लेकिन अगले पल वो स्क्रीन दोबारा बंद हो जाती है। ये हिंट आप समझ गए होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं से अगले पल हम शिफ्ट होते हैं आयरन मैन के पास, जो कि अपने रूम के अंदर है और वो अभी भी हॉस्पिटल रूम के अंदर ही है और वो रिकवर हो रहा है। लेकिन हम तभी देखते हैं उसके रूम के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से आवाज़ आती है कि टोनी, मिस्टर स्टार्क ज़रा उठिए, मुझे आपसे बात करनी होगी। और टोनी एकदम नींद में से उठता है और जब टोनी स्टार्क पलट के देखता है तो वो बिल्कुल हैरत में आ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे स्पाइडर वुमन खड़ी हुई है, जिसके हाथ में इलेक्ट्रा की वही स्क्रल वाली बॉडी है, और वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी होगी टोनी। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा इस एंडिंग के बारे में, क्योंकि ये एंडिंग जो थी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली थी और आप बिल्कुल हिल के रहे होंगे। अगर आपको याद हो स्पाइडर वुमन, तो स्पाइडर वुमन बेसिकली न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में सीक्रेट एवेंजर्स के साथ आती थी, जो कि जापान के मिशन में गए थे और वहाँ से रोनिन को बचाने। लेकिन उनको आखिर में ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोस को कैद करके रखा हुआ था जिसने, वो जब मरती है तो पता चलता है कि वो एक स्क्रल थी, वो एक ह्यूमन थी ही नहीं, और वो काफ़ी टाइम से जो है इस अर्थ के ऊपर थी और वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस यानी जापानीज अंडरवर्ल्ड के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई थी। लेकिन हमने देखा था कि वो स्टोरी आर्क वहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमें बताया नहीं जाता कि उसके बाद क्या हुआ उसकी बॉडी का। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पाइडर वुमन जो है उसकी बॉडी लेके टोनी स्टार्क के पास पहुँची हुई है और वो यहाँ पे बिल्कुल अकेली है। तो यहाँ से आपके दिल में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि ये यहाँ पे कैसे पहुँची और क्या उनकी बाकी की टीम कहाँ गई। तो इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि न्यू एवेंजर्स का जो अगला स्टोरी आर्क मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके अंदर हम उसी स्टोरी को दोबारा वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपको तब पता चलेगा कि स्पाइडर वुमन यहाँ पे ये बॉडी लेकर कैसे आई और क्यों आई है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ और माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करिएगा, इसके अंदर कोई ना कोई करेक्शन ज़रूर आएगा।
तो आप भी ये बात दिल में ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसने कहा था यार कि न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ का इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कनेक्शन है, लेकिन ये पूरी सीरीज़ गुजर गई और आपने कोई कनेक्शन नहीं देखा। लेकिन इसका जो आखिरी पैनल था वही एक कनेक्शन था जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ को आप लाजमी देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस यूनिवर्स के अंदर हो क्या रहा है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ब्रायन माइकल बाइंडर्स कितने ज़बरदस्त राइटर हैं कि उन्होंने एक स्टोरी के एंड को दूसरी स्टोरी के एंड से किस तरह से मिलाया है, और इस तरह से आपकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई होगी और आप बेसब्री से इंतजार करेंगे न्यू एवेंजर्स के अगले स्टोरी आर्क का और माइटी एवेंजर्स के अगले स्टोरी आर्क का, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के। और सीक्रेट इन्वेजन का जो मेन बड़ा इवेंट है उसके अंदर ये दोनों कॉमिक बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सो गाइस, चलिए एंडिंग की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि हमने इस सीरीज़ के अंदर क्या देखा। तो बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर हमने एक बहुत ज़बरदस्त टीम देखी और मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम है ये अवेंजर्स की, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ज़्यादा अंडररेटेड भी थे। क्योंकि इससे पहले अपने एरीज को किसी टीम के अंदर नहीं देखा, वंडर मैन को देखा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड था। मिस मार्वल को अवेंजर्स की टीम को लीड करते हुए नहीं देखा। वास्प को हमने देखा जो कि एक क्लासिक एवेंजर है, और साथ में सेंट्री, इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने चैनल पे पहले उसकी 2 सीरीज़ शेयर कर चुका हूँ और आप लोग उसके बहुत बड़े फ़ैन बन चुके होंगे अब तक, इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीरीज़ हमने सेंट्री को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हुए देखा अल्ट्रॉन से, लेकिन अल्ट्रॉन इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। और हमें ये बात पता चलती है कि वो जो लड़की थी वो दरअसल अल्ट्रॉन ही थी। और मैंने अल्ट्रॉन की इस सीरीज़ से ये अंदाज़ा लगाया है कि अल्ट्रॉन बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो चाहे तो किसी भी सुपर हीरो को आराम से हरा सकता है, क्योंकि वो एक AI है, उसके प्लान्स के भी प्लान्स होते हैं। जिस तरह टोनी स्टार्क किसी भी चीज़ को प्लान करे तो वो ज़रूर कामयाब होगा, लेकिन अल्ट्रॉन जो है इसी प्लानिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, और इसी वजह से अल्ट्रॉन जो है मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन साबित होता है। हमने MCU के अंदर अल्ट्रॉन को देखा और वो मर चुका है, लेकिन मैं आपसे सीरियसली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि MCU वाला अल्ट्रॉन भी मर गया है, क्योंकि कॉमिक्स में अल्ट्रॉन ये तीसरी या चौथी बार वापसी आया है और इसके बाद भी कहीं 3-4 बार और वापसी आएगा फ्यूचर में। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि अल्ट्रॉन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज उसके बनाने वालों के पास ही नहीं है, यानी हैंक पिम के पास। तो ओवरऑल अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूँ तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इसके अंदर एक्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, एक नई टीम देखी, उसका हमने एक डायनामिक देखा। हमने देखा इस सीरीज़ से आयरन मैन ज़्यादातर टाइम गायब भी रहा, लेकिन हम दूसरे कैरेक्टर्स को जब देखते थे जैसे सेंट्री को, वंडर मैन को, तो उसकी कमी कहीं ना कहीं पूरी हो ही जाती थी। लेकिन अब आप जैसा कि देख सकते हैं सीरीज़ की एंडिंग, जिसमें हम देखते हैं आयरन मैन से बात करने के लिए स्पाइडर वुमन आई है, तो यहाँ से सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आयरन मैन का एक बहुत बड़ा रोल होगा सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स के अंदर। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस सीरीज़ को बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका फेवरेट एपिसोड और इसका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये कॉमिक देख सकें। और हाँ, जाते से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे पता चलता है कि जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ वो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और धमाकेदार है। सो गाइज, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।